मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। मैं आर्यन और मेरे 3 दोस्त राहुल, प्रिया और विशाल, हम सभी एडवेंचर के शौकीन थे और इस बार हमने छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज के जंगल में ट्रैकिंग का प्लान बनाया था। स्थानीय लोग इस जंगल को भूतों का जंगल कहते थे, पर हमने इसे महज एक अंधविश्वास समझा। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था और पेड़ों की घनी छाया ने दिन में ही रात जैसा अंधेरा कर दिया था। स्थानीय गाइड महेश ने हमें चेतावनी दी, साहब, यह जंगल बहुत खतरनाक है, शाम ढलने से पहले हमें वापस आ जाना चाहिए। राहुल हंसा, अरे महेश भाई, डरने की क्या बात है, हम तो एडवेंचर के लिए ही आए हैं। शाम को हमने एक खुले मैदान में अपना टेंट लगाया, आग जलाई, खाना बनाया और गपशप शुरू हुई। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, सुनो, क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? विशाल ने टॉर्च उठाई, शायद कोई जानवर है, घबराओ मत। पर आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। मैंने महेश से पूछा, यह आवाज क्या है? महेश का चेहरा डर से सफेद हो गया। ये जंगल की चुड़ैल है। लोग कहते हैं वह रात को अपने बच्चे को ढूंढती है। हम सब हंसे। चुड़ैल? अरे यार, ये सब किस्से कहानियां हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं जाग रहा था। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा है। मैंने धीरे से झिप खोली और बाहर झांका। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रो रही थी। मैं डर गया। मैंने टॉर्च जलाई और उसकी तरफ देखा, पर वह गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने सबको रात की घटना के बारे में बताया। राहुल ने कहा, तुमने सपना देखा होगा। पर जब हमने टेंट के बाहर जमीन को देखा तो वहां नंगे पैरों के निशान थे, छोटे छोटे निशान, जैसे किसी औरत के पैरों के। महेश ने कहा, साहब चलिए वापस चलते हैं, यह जगह सुरक्षित नहीं है। पर हमने मना कर दिया। हम आगे बढ़े जंगल की गहराई में। दोपहर तक हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे, लकीरें, गोले और कुछ ऐसे चिन्ह जो मानव निर्मित लग रहे थे। प्रिया ने पूछा, यह क्या है? महेश ने जवाब दिया, यह वो लोग बनाते हैं जो इस जंगल में खो जाते हैं, पर वो लोग कभी वापस नहीं आते। शाम को हमने दूसरा कैंप लगाया। आज की रात और डरावनी थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ों की डालियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। रात के 2 बजे अचानक हमारे टेंट के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, नीली हरी रोशनी जो हवा में तैर रही थी। विशाल चिल्लाया, यह क्या है? तभी हमने देखा वही औरत दूर खड़ी थी। इस बार वह चिल्ला रही थी, जाओ, यहां से जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। हम सब डर के मारे कांपने लगे। यह कोई मजाक नहीं था, यह सच था। क्या हम इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या वह औरत सच में कोई भूतिया शक्ति थी? यह सब जानेंगे अगले भाग में। उस रात के बाद सुबह का माहौल और भी डरावना था। हम सबकी आंखों में नींद और डर साफ झलक रहा था। महेश ने फिर से वापस लौटने की गुहार लगाई, साहब अब भी वक्त है, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहा, नहीं, हमने इतना सफर तय किया है, अब पीछे नहीं हटेंगे। हमने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल की गहराई में बढ़ते हुए हमने देखा कि पेड़ों पर बने निशान और भी विचित्र होते जा रहे थे। कुछ निशान तो ऐसे थे जैसे किसी ने खून से बनाए हों। प्रिया ने एक पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ खिलौना देखा।
वह एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी एक आंख टूटी हुई थी और कपड़े फटे हुए थे। ये यहां कैसे आई? उसने डरते हुए पूछा। महेश ने गंभीर होते हुए कहा, यह उस बच्चे का खिलौना है जो 10 साल पहले इस जंगल में गायब हो गया था। लोग कहते हैं वह चुड़ैल उसे ढूंढती है। दोपहर तक हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां जमीन पर कुछ अजीब चीजें बिखरी हुई थीं। पुराने बर्तन, टूटे हुए शीशे और कुछ ऐसी वस्तुएं जो मानव बस्ती का संकेत दे रही थीं। तभी अचानक विशाल चिल्लाया, यह देखो, यह क्या है? हमने देखा कि एक पेड़ से एक सफेद कपड़ा लटक रहा था। वह वही साड़ी थी जो उस रहस्यमयी औरत ने पहनी हुई थी। मैंने महेश से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह औरत कौन है? महेश ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं वह मीरा है। 25 साल पहले उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। उसका बच्चा जंगल में गुम हो गया था और वह उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गई। एक दिन वह भी जंगल में गायब हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। शाम को हमने तीसरा कैंप लगाया। आज की रात और भी डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की महक। रात के 11 बजे अचानक हमें आवाजें सुनाई दी। इस बार सिर्फ रोने की नहीं, बल्कि बच्चे के हंसने की आवाज भी थी। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। यह क्या है? क्या कोई बच्चा यहां है? हम सब ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ दूर चलने पर हमें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वह बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। झोंपड़ी के अंदर हमने देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई है। वही औरत जिसे हमने पिछली रात देखा था। वह एक खिलौने को हिला रही थी और बच्चे की तरह बातें कर रही थी। जब उसने हमें देखा तो वह चिल्लाई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये मेरा घर है, जाओ यहां से। मैंने हिम्मत करके कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वह औरत हंसी, मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो मर चुकी हूं। यह सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह आगे बोली, मेरा बच्चा, मेरा राजू, वह इस जंगल में है। मैं उसे ढूंढ रही हूं। तभी अचानक झोंपड़ी के बाहर एक और आवाज आई, एक गहरी डरावनी आवाज। मीरा, तू अभी तक नहीं समझी? हमने मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। महेश चिल्लाया, भागो, ये जंगल का रक्षक है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। क्या हम इस रहस्यमयी आदमी से बच पाएंगे? क्या मीरा को उसके बच्चे का पता चल पाएगा? यह सब जानेंगे अगले भाग में। हम सब डर के मारे भागे। पीछे से वह लंबा आदमी हमारा पीछा कर रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते, यह जंगल मेरा है। हमने देखा कि एक पेड़ की खोखल में छिपने की जगह है। सब अंदर घुस गए। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। डर से हमारे होश उड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद जब बाहर सन्नाटा छा गया तो हमने खोखल से बाहर झांका। वह आदमी चला गया था। प्रिया रोते हुए बोली, मैं घर जाना चाहती हूं, यह जगह बहुत डरावनी है। राहुल ने कहा, अब हमें वापस जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। महेश ने एक पुरानी बात याद दिलाई। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस जंगल में एक साधु रहता था। वह जंगल की रक्षा करता था, लेकिन जब लोगों ने जंगल काटना शुरू किया तो वह गुस्से में आ गया। लोग कहते हैं वह मरा नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक बन गया। हमने फैसला किया कि हमें मीरा की मदद करनी चाहिए। शायद इससे जंगल का रक्षक शांत हो जाए। हम वापस उस झोंपड़ी की तरफ गए। मीरा वहां अब भी बैठी थी। वह बड़बड़ा रही थी, राजू, मेरा राजू कहां है? मैंने धीरे से पूछा। मीरा, तुम्हारा बच्चा कब गुम हुआ था? मीरा ने आंखें उठाकर देखा। बारिश वाली रात वह बारिश में खेलने बाहर चला गया और लौटकर नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर जगह, पर वह कहीं नहीं मिला। तभी अचानक जंगल का रक्षक वापस आ गया। इस बार वह और भी डरावना लग रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी और आंखें चमक रही थीं। तुम लोग वापस क्यों आए? उसकी आवाज गरजती हुई आई। मैंने हिम्मत जुटाई।
हम मीरा की मदद करना चाहते हैं। रक्षक हंसा। मदद? तुम क्या मदद करोगे? ये औरत तो 25 साल से मर चुकी है। वह आगे बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मेरा काम है इस जंगल और यहां की आत्माओं की रक्षा करना। तुम लोगों को यहां नहीं होना चाहिए। प्रिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें जाने दीजिए, हम कभी वापस नहीं आएंगे। रक्षक ने गंभीर होते हुए कहा, एक शर्त पर जा सकते हो। तुम्हें मीरा के बच्चे का पता लगाना होगा, तभी यह आत्मा शांत हो पाएगी। हमने हां कर दी। रक्षक ने बताया कि राजू का शरीर जंगल की एक गुफा में है। वह बचपन में गुफा में गिर गया था और मर गया था। हमें गुफा तक का रास्ता ढूंढना था। रक्षक ने चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना, गुफा के आसपास खतरनाक जानवर रहते हैं। हमने गुफा की तलाश शुरू की। जंगल का रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। कई घंटों की खोज के बाद हमें वह गुफा मिली। गुफा का मुंह छोटा था और अंदर अंधेरा था। राहुल ने कहा, मैं अंदर जाता हूं। वह टॉर्च लेकर गुफा के अंदर गया। कुछ मिनटों बाद वह बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी हड्डी थी। यही है, राहुल ने कहा। गुफा में एक छोटा कंकाल पड़ा है। हम वापस झोपड़ी की ओर चले। जब हमने मीरा को वह हड्डी दी तो उसके चेहरे पर शांति आ गई। मेरा राजू, वह रोते हुए बोली, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया। तभी एक अजीब घटना हुई। मीरा का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। वह हमें मुस्कुराकर देखती रही और फिर गायब हो गई। जंगल का रक्षक वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था। तुमने अच्छा काम किया, उसने कहा। अब मीरा को शांति मिल गई है, तुम जा सकते हो। उसने हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पर क्या हम सच में सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या जंगल का रक्षक अपना वादा निभाएगा? यह जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। जंगल का रक्षक हमें रास्ता दिखाकर अदृश्य हो गया। हमने उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बेहद खतरनाक और उलझा हुआ था। घने पेड़ों और ऊंची नीची जमीन के कारण चलना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद हम एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। पार जाने का कोई पुल या रास्ता नहीं दिख रहा था। राहुल ने कहा, हमें तैरकर पार करना होगा। महेश ने चेतावनी दी, नहीं, इस नदी में खतरनाक मगरमच्छ हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। हम सब घबरा गए। पीछे का रास्ता बंद था, आगे नदी थी। तभी अचानक हमें नदी के किनारे एक पुरानी नाव दिखाई दी। नाव टूटी फूटी थी, लेकिन हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी। विशाल ने नाव की जांच की। यह नाव ठीक है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमने मिलकर नाव को ठीक करने की कोशिश की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद नाव पानी में तैरने लायक हो गई। लेकिन जैसे ही हम नाव में बैठने वाले थे, पीछे से डरावनी आवाजें आने लगीं। जंगल के जानवर हमारे पीछे आ रहे थे। भेड़ियों का झुंड हमें घेर रहा था। प्रिया चिल्लाई, हे भगवान, अब क्या करें? मैंने तेजी से सबको नाव में बैठने को कहा। हमने नाव को पानी में धकेला। भेड़िए किनारे तक आ गए, लेकिन पानी में आने की हिम्मत नहीं कर पाए। नदी पार करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। पानी का बहाव तेज था और नाव हिल रही थी। आधे रास्ते में नाव में पानी भरने लगा। महेश ने कहा, डरो मत, सब लोग नाव के किनारों पर बराबर बैठो। किसी तरह हम नदी पार करने में सफल हो गए। दूसरे किनारे पर पहुंचकर हमने राहत की सांस ली। लेकिन हमारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। सामने एक पहाड़ी थी जिसे पार करना जरूरी था। पहाड़ी बहुत ऊंची और खड़ी थी। रात होने वाली थी। हमने फैसला किया कि रात यहीं बिताएंगे और सुबह पहाड़ी पार करेंगे। उस रात हमने आग जलाई और चारों तरफ पहरा दिया। रात बहुत डरावनी थी। जंगल की आवाजें और भी तेज हो गई थीं। आधी रात को मैंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई पैरों के निशानों की आवाज आ रही हो। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक महेश चिल्लाया, वह देखो, वह लौट आया है।
हमने देखा कि दूर जंगल का रक्षक खड़ा है। वह हमें देख रहा था, लेकिन इस बार वह हमारे पास नहीं आया, बस देखता रहा और फिर गायब हो गया। सुबह होते ही हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई बहुत कठिन थी, पैर फिसल रहे थे और हाथों में छाले पड़ गए थे। दोपहर तक हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से हमें एक रास्ता दिखाई दिया जो सीधे गांव की तरफ जा रहा था। हमने खुशी से ऊंची आवाज में चिल्लाया। आखिरकार हमें बचने का रास्ता मिल गया था। शाम को हम गांव पहुंच गए। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने हमें जीवित देखा। गांव के मुखिया ने बताया, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। जो लोग उस जंगल में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। हमने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मीरा और उसके बच्चे की कहानी सच है। गांव वाले हर साल जंगल के किनारे पूजा करते हैं ताकि उनकी आत्माएं शांत रहें। अगले दिन हम शहर के लिए रवाना हो गए। इस अनुभव ने हमारी जिंदगी बदल दी। हमने प्रकृति और आत्माओं के प्रति अपना नजरिया बदल दिया। आज भी जब मैं उस जंगल के बारे में सोचता हूं तो मुझे मीरा और जंगल के रक्षक की याद आती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वह रक्षक आज भी जंगल की रक्षा कर रहा है। कहानी का सार, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए। हर जंगल, हर पहाड़ का अपना एक रहस्य होता है। कभी कभी कुछ रहस्यों को समझने के लिए हमें उनका सम्मान करना पड़ता है। अंतिम शब्द, जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है। यह एक जीवंत इकाई है जिसकी अपनी आत्मा होती है, और कभी कभी वह आत्मा हमें अपना रहस्य बताने के लिए मजबूर कर देती है।